हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम लीगल एज। होपफुली अब मुझे आप लोग देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे। हाँ, ये वाला सेशन हम लोग ने लाइव नहीं कर पाए कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण, बट होपफुली हम लोग इस सेशन को और इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। बस आप लोग को इस रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं कर कर बाद में हम लोग इसको अपलोड कर लेंगे। आज द हिंदू एनालिसिस 28 ऑफ द अप्रैल हम लोग देखने जा रहे हैं उसके फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब पूरे फैक्चुअल एनालिसिस, राइट ना। एक करके सारे पार्ट को देखेंगे, आप लोग अपना ओपिनियन भी मुझे शेयर करेंगे ताकि हम लोग इन चीजों को और बेहतर बना सकें। एक एक करके न्यूज देखेंगे। देखो, बहुत सारी न्यूज होती हैं रोज, और कोशिश करते हैं हम लोग को जितनी ज्यादा से ज्यादा न्यूज आप लोगों से शेयर कर पाए। बस यही हमारा एम रहता है, और जीके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए वो फैक्ट्स आप तक प्रोवाइड कर पाए। बस इसी छोटे एम के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आप आज की पहली न्यूज। और पहली न्यूज है इसरो से रिलेटेड। याद रखना, इसरो के जो चेयरमैन हुआ करते थे कस्तूरी रंगन साहब, उनकी डेथ हो गई है। बस जिस कारण से आज हम लोग इस न्यूज को पढ़ने जा रहे हैं। कस्तूरी रंगन को किस तरह से याद रखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं कहूंगा कस्तूरी रंगन को एज ए चेयरमैन तो कोई भूलेगा नहीं, एज ए इसरो चेयरमैन कोई नहीं भूलेगा। और दूसरी बात, इन्होंने ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एट प्रेजेंट चल रही है 2020 की, उसको उस तरह से भी हम लोग इनको याद रखने वाले हैं। तो मैं दोनों बातों में डिस्कस कर लूंगा। पहले मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं एज ए चेयरमैन ऑफ द इसरो, कस्तूरी रंगन को। तो देखा जाए तो इसरो के जो चेयरमैन थे, कुछ मैंने एक लिस्ट बनाई है। क्या कहा जाए कि जब फॉर्मेशन ऑफ द इसरो हुआ था 1969, द फर्स्ट चेयरमैन वाज द विक्रम साराभाई। एंड जो विक्रम साराभाई थे वो पहले चेयरमैन थे। इसी कारण से इन्हें हम लोग यहाँ पर फादर ऑफ स्पेस कहते हैं। तो कभी एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ स्पेस किसे कहते हैं, तो बस इन्हीं का नाम सामने आता है। फिर उसके बाद दूसरे दूसरे चेयरमैन बने, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सतीश धवन साहब। तो कह रहे सतीश धवन जो थे, सतीश धवन को हम लोग आज लॉन्गेस्ट इसरो चेयरमैन के रूप में जानते हैं। 12 ईयर का क्या इनका जो टर्म रहा, वो 12 ईयर का इनका टर्म रहा, 12 साल तक रहे थे। लेकिन सेकंड, और इन्हीं के समय पे हम लोगों ने पहली सैटेलाइट बनाई थी, आर्यभट्ट नाम से बनाई थी। और इन्हीं के समय पे हम लोगों ने पहला अपना लॉन्च व्हीकल बनाया था। द लॉन्च व्हीकल नेम एस एल वी। नाउ फोर्थ चेयरमैन वाज यू आर राव, उडुपी रामचंद्र राव। एंड रामचंद्र राव जो थे, इन्होंने ही भारत की पहली सैटेलाइट बनाई थी। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं, सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया कैसे, तो इन्हीं को सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। नाउ आना के कस्तूरी रंगन पांचवा, इनकी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इनकी डेथ हो गई थी 2017, 2017 में। अब पांचवें चेयरमैन की डेथ रिसेंटली हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि फिफ्थ चेयरमैन ऑफ द इसरो हुआ करते थे कस्तूरी रंगन। आज तक कितने चेयर, इस समय जो वी नारायणन साहब है वो 12th चेयरमैन ऑफ द इसरो बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेकंड लॉन्गेस्ट चेयरमैन भी यही हुआ करते थे। और इनका जो टर्म स्टार्ट होता है 1984 से लेकर 1994 के बीच में। याद रखना, इन्हीं के समय पे हम लोगों ने बनते हुए देखा था, ASLV को बनते हुए देखा था। इन्हीं के समय हम लोगों ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनते हुए देखा था। तो दो इंपॉर्टेंट इनकी इनकी बातें, पहला ASLV है, दूसरा पहला ASLV है, दूसरा PSLV। और इसी के समय हमारी सबसे ज्यादा किसी फील्ड में अगर वर्क किया गया हो तो टेलीविजन सेक्टर में। तो कहते हैं टेलीविजन सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करने वाले कौन थे, यहाँ पर कस्तूरी रंगन साहब थे। इसी के समय इनसेट जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो बनना स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह से हम इन कस्तूरी रंगन साहब को याद रखेंगे। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट इनका करेक्टर, दूसरा इंपॉर्टेंट एज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी फाउंडर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहां से मैं लेक्चर ले रहा हूं, इससे थोड़ी दूर पर ही, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर ही, ये उस समय वहां पर बैठा करते थे। तब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखी जा रही थी। मतलब जयपुर में यूनिवर्सिटी राजस्थान बनती, चांसलर की पोस्ट में एक समय हुआ करते थे। तो बस उस पोस्ट में रहते हुए इन्होंने इसको लिखा हुआ था। उसी को हम कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि एजुकेशन पॉलिसी के से, तो सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी जो भारत में आई थी, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आई थी ब्रिटिश टाइम में। ब्रिटिश आया था 1813 में। तो मैं कहूंगा 1813 में भारत को 1 लाख रुपए दिया गया था इंग्लिश एजुकेशन। क्या खूबसूरत लोग थे वो लोग जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन कराने के लिए भारत में पैसे दिए थे। हिंदी करवा सकते थे, हिंदी को हमारी लोकल लैंग्वेज में पढ़ा सकते थे, नहीं, इंग्लिश पढ़ाना है। सोच के देखो, ऐसी चीज पढ़ाने जा रहे हैं जिससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसे क्यों पढ़ाया गया।
तो मेरा मानना होगा इसके पीछे पढ़ाने का कि इनको पढ़ाया क्यों गया। तो हमारा मेरा ऐसा मानना था कि आप एक गांव में जाना और गांव में जाके मैकडी की एक फ्रेंचाइजी लेना। मैकडी समझ गए ना, बर्गर बर्गर कोई खाएगा आपको नहीं। तो फिर आप एक काम करो, आप 2 महीने 3 महीने पहले जाओ और गांव में अनाउंसमेंट करो कि जाओ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऐसी चीज लाने वाले हैं जिसको खा के आपको अमृत मिल जाएगा और जिंदगी भर जिंदा रहने वाले हो। एक खाओगे तो 10 साल तक बीमार नहीं होगे, 2 खाओगे बर्गर तो 20 साल नहीं होगे, अगर 100 बर्गर खा लोगे तो आपकी उम्र बढ़ के 200 250 साल हो जाएगी। और हो सकता है कि आप 500 खा लो तो रॉकेट बन जाओ, उड़ने की शक्ति आ जाएगी। जैसा आप कहोगे तो तुरंत होगा क्या कि यहाँ से आप लोग को लगेगा कि बड़ी अच्छी चीज है और बर्गर बिकना शुरू हो जाएंगे। बस इसी पर्पज से इन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा कि हम लोग अवेयर करेंगे किससे, अपने गुड्स से। और इनको अवेयरनेस जब आएगी और इन्हीं अवेयरनेस से होगा क्या, जब जब इनकी अवेयरनेस आ जाएगी, इसी अवेयरनेस से हम इन गुड्स को कहां पर बेचना शुरू कर देंगे, इनकी कंट्री में बेचना शुरू कर देंगे। उसके बाद मैकॉले रिफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। मैकॉले जो मैकॉले रिफॉर्म 1813 में आया था और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। और इनने कहा था कि 1 से 5 तक आप क्या करो यहाँ पर वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में पढ़ लो, फिर 5 से लेकर आप 8 तक आप क्या करो लोकल प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लो, फिर आप यहाँ पर 8 to 12 लेकर इंग्लिश लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज में पढ़ लो, फिर 8 12 से हायर एजुकेशन के लिए, देखो हायर एजुकेशन के लिए आप केवल इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ोगे। क्या आज भी चलता है? बिल्कुल। आज आप देखो ना, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो और क्लैट की तैयारी में इंग्लिश ही है। आपको नहीं लग रहा कि आपको कहीं ना कहीं से दो चीजों से स्ट्रगल करना पड़ रहा है? एक आप इंग्लिश से स्ट्रगल कर रहे हो और दूसरी बात आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने मैटर से। तो बस प्रॉब्लम यही थी कि अगर काश इसे एक ही लैंग्वेज में रखा जाता तो हम लैंग्वेज से नहीं जूझ रहे होते। लैंग्वेज, मुझे एक लैंग्वेज आती मोर देन एनफ यार, मैं 5 5 लैंग्वेज सीख के करूंगा भी क्या? कौन सा मैं ट्रांसलेटर की बिजनेस करने वाला हूँ या ट्रेड करने वाला, जो होगा वो कर लेगा। तो हमारे यहाँ पर ये ऐसा हुआ। फिर एक बार वुड डिस्पैच आया जिससे हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। तो 1854 मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद 1857 18 बॉम्बे कैलकाटा और मद्रास यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बॉम्बे कैलकाटा और मद्रास। और इसी बीच में हम लोगों ने 54 के बाद हमारे यहाँ आईआईटी बनाई गई, आईआईटी रुड़की जो आज है, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज थी, बाद में आईआईटी नाम दिया, आईआईटी रुड़की बनाई गई। फिर इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन कमीशन 1982 में बैठाया गया। फिर आ जाओ सीधे यहाँ पर आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस तो पहली कमेटी बनाई गई जिसे कोठारी कमीशन कहते हैं। और कोठारी कमीशन ने ही कितनी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इजाद किया था। और उसके बाद भारत की आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली एजुकेशन सिस्टम आई थी। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, फर्स्ट टाइम ये आई थी कब, 1968 में। 68 को इंटरचेंज कर दो तो यहाँ पर 86 आ जाएगा, वो सेकंड रिवाइज एनईपी आ जाएगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी। लास्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आ जाएगी यहाँ पर, 2020 लेकिन आप 1% के योगदान को कभी नहीं भूल सकते। 2001 जो सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी में लाया था। आप आप शायद उस जनरेशन से नहीं हो जिस समय वो गाने बहुत फेमस हुआ करते थे। एक पेंसिल में बैठ के दो बच्चे रहा करते थे, मतलब पेंसिल में बैठा जाते थे दो बच्चे और बस कि हमारा एजुकेशन इंपॉर्टेंट। काश वही दौर फिर से आ जाए कि हम आजकल सब कुछ एडवर्टीजमेंट भूल के एजुकेशन का एडवर्टीजमेंट करने लगे। वो दौर सब चाहते हैं। तो यही और इसी कारण से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था और जोड़ दिया गया था क्या, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन। यही दौर सही है। अब अच्छा करना है तो अभी तक 6 to 14 ईयर चाइल्ड को फ्री एजुकेशन किया गया है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से कि कम से कम इतना प्रमोट करो कि अब कम से कम 6 to 14, यार सोचो, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन। 6 से 14 साल क्या होगा उम्र, क्लास 8 के बाद छोड़ दिया तो जाओ। तो कम से कम इतना तो आप लोग और हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि 12 तक तो फ्री एजुकेशन होनी ही चाहिए भारत में। 12 तक फ्री एजुकेशन तो काहे की एजुकेशन भाई, क्लास 8 तक क्या है, प्लस माइनस सीख के कोई धंधर थोड़ा बन जाएगा। तो सेम ऐसे मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पर 86 पे हमारी डिमांड रहे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट थोड़ा एक काम कर दो भाई, इसे 12 तक कर दो। और इवन दैट तो मैं कहूंगा देखो, क्लैट के बाद आप लोग जब कॉलेज ज्वाइन करोगे, आप फीस देखो कॉलेज की, 3 लाख रुपए ऑन एवरेज जोड़ लो, पूरा कोर्स हो जाएगा 12 लाख, 5 साल का 15 लाख का, थोड़ी बहुत रहने वहने का 20 लाख का, 20 लाख का। एक भारत में एवरेज इनकम 25,000 वाला कैसे कर सकता है? और यही एवरेज इनकम भारत की होती है मोस्टली। एवरेज इनकम समझ गया ना? तो
वो प्रॉब्लम हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिवाइव किया गया था 533+4 का फॉर्मूला लाया गया था। ये फॉर्मूला लाया गया था। 5 मतलब जैसे क्या होता है, अभी क्या होता है, हम लोग 3 चलता है, 3 मतलब केजी नर्सरी, और एक 3+5 1 2 3 4 5, फिर 3 8, फिर हम लोग अभी करते हैं 8, फिर करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 मतलब 12, ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे पहले 5 प्लस 3 प्लस 3 का ये फॉर्मूला में चलेगी। जैसे अभी क्या चलता है, 3+5, 3+5+3+4, इस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग अभी चलने में बिलीव करते हैं। तो प्लीज ये इसको रिवाइव करके ये वाले एजुकेशन सिस्टम में ले आया जाएगा। ये कस्तूरी रंगन साहब का योगदान था। आगे बढ़ते हैं, इनके बाद 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम लिखना और लिखना कि फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन था, इनका स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन थे। कलाम साहब हाँ मेंबर थे, ऐसा कह सकता हूं। विक्रम साराभाई थे। सतीश धवन साहब जब डीओएस बना तब इस समय चेयरमैन हुआ करते थे। होमी जहांगीर बाबा स्पेस से बिलोंग नहीं करते, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई से बिलोंग कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट होगा तो जरूर कमेंट करेगा डीएई का फॉर्मेशन ईयर क्या था, और डीएई का जो फर्स्ट हेड तो लिखे हुए हैं, उसके बाद एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेड कौन था। आपको बता दूं कि इसके हेड एक बार विक्रम साराभाई भी थे, इंदिरा गांधी के कहने पर, ठीक है ना। इन विच ईयर द इसरो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, बहुत इजी सा क्वेश्चन। 62 तो प्लीज मत करना, इनको इस बार था, इनको इस बार का फॉर्मेशन हुआ। 69 बिल्कुल सही है यहाँ पे। 1975 आपको पता आर्यभट्ट बना था, और 1984 में ऐसा कुछ फॉर्मेशन वाला काम नहीं, पहले फॉर्मेशन हो चुका है। तो आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट बनी थी। 1980 होता तो पीएसएलवी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, तो मैं ऐसा कर देता हूं। आते हैं यहाँ पर एलओसी में बवाल में और शिमला एग्रीमेंट में, कुछ चीजों को ऐसे देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ था, और जो पहलगाम अटैक हुआ, जरा मैप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। पहलगाम है कहाँ, तो पहली बात पहलगाम देखना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ऊपर चला जाऊंगा तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, अमरनाथ मिल जाएगा, सॉरी अमरनाथ मिल जाएगा। और अमरनाथ से यहाँ से नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पे जम्मू वाला रीजन मिल जाएगा। तो मैं इसको मैप में दिखाऊं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे देखें तो पहले अटैक देख लेते हैं, उनकी सब कहानियां बताता हूँ। ये पूरा मैप है, और इस पूरे मैप में कुछ इस तरह से बनाया है मैंने, इनको एक एक करके देखना। मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने बनाया है तो ये एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। और अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं तो इसमें करगिल से यहाँ पे नीचे में बना दूंगा तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जस्ट पुलवामा है, तो इसके बगल में यहाँ पर बन जाएगा पुलवामा। बात चल रही है लद्दाख की, नहीं चल रही है बात, चल रही है यहाँ पर जो कश्मीर वाला रीजन है वहां पर। तो ये इसके नीचे वाला कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये वाला लद्दाख। तो उससे नीचे और यहां से मैं ऊपर, ये वाला कौन सा है, पुलवामा। हमने यहाँ पर भी अटैक देखा है, हमने यहाँ पर भी अटैक देखा है। तो ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना। तो यहाँ पर पुलवामा है और यहाँ पर अनंतनाग है। आप लोगों ने यहाँ पर भी बहुत देखा, इसके आगे पुंछ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ से आगे पुंछ। तो मैं और आगे जाऊंगा तो ये वाला पुंछ डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएगा, जो पूरा बॉर्डर लगाएगा किससे, पाकिस्तान से बॉर्डर लगाता है। तो ये कुछ बना हमारा कौन सा, ये वाला पार्ट। और मैं यहाँ से अगर जाना शुरू करूंगा तो अगर मैं यहाँ पर अमरनाथ जाना होगा ना, तो आपको बता दूं अमरनाथ जाने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पहलगाम में आएगा। पहलगाम के बाद आपको पता है ट्रैक करके नॉल करके भी जा सकते हो, तो वो ऐसे जाते हैं। तो ये रास्ता पड़ता है, और हमेशा जितने अटैक होते हैं वो इसी बीच में होते हैं, इन दोनों के बीच में अटैक होते हैं, अमरनाथ और यात्रा, और हम इन दोनों के बीच में, पुलवामा भी यहीं पर है। तो सारे अटैक का जरिए, क्योंकि यहीं से क्या मिल जाती है हमें, एलओसी देखने को मिल जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलती है। लाइन ऑफ कंट्रोल में कश्मीर वाले रीजन से थोड़ा सा फिल्ट्रेशन इनके लिए इजी होता है, लद्दाख वाले रीजन से फिर भी थोड़ा सा फिल्ट्रेशन टफ होता है। तो ये वाला कश्मीर डेंस पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन हो जाने के कारण इनको छुपने की जगह मिल जाती है कभी कभी, वैसे कभी कभी सेम। और ये वाला रीजन जो है ये आजाद कश्मीर है, और इस आजाद कश्मीर को पाकिस्तान तो कह रहा है ये हमारा ही हो चुका है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सपोर्टर्स जो कभी कभी मिल जाते हैं पाकिस्तान के, या पाकिस्तान के लोग ही यहाँ पर इंटर कर जाते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं। तो डेंस पॉपुलेशन, डेंस में पूरा जो हमारा अटैक वाला रीजन मिला, तो जम्मू नीचे, तो ये वाला रीजन में सारा अटैक वाला रीजन मिलता है, हर बार यहीं पर अटैक हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लीज इस बात का, करगिल आगे निकल गया, किस वाले रीजन, लद्दाख वाले रीजन में निकल गया। तो बस इतनी बातों को आप याद रखो कि यहाँ पर ही हमें सारे अटैक देखने को मिलते हैं हर बार। तो आओ, और यहाँ पर अमरनाथ है तो बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। अब बस श्रद्धालु को टारगेट किया था, कितनी बार टारगेट किया गया अभी बताता हूँ यहाँ पर।
और किसने टारगेट किया ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये प्लीज मैप में थोड़ा सा समझ जाना कि हुआ क्या था। आओ कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर, चलो ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। विच इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द कंट्रोल की अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है? यहाँ पर 4096 किलोमीटर, किसी को याद होगा तो लिखना ये क्या लिखा हुआ है। फिर 2100 किलोमीटर, 32 ये किलोमीटर, 100 किलोमीटर। इन ऑप्शन को आप क्या कर सकते, सेलेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी आप लोग, पाकिस्तान के साथ लगने वाली बाउंड्री का नाम है इंडिया पाकिस्तान, उसके नाम को भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, लिखने लगने वाली बाउंड्री का नाम, ठीक है ना। तो प्लीज यहाँ से दो क्वेश्चन रहेंगे, आप देख सकते हो। मैं आता हूँ यहाँ पे पहलगाम अटैक में। तो पहलगाम अटैक को अगर देखो तो कहते हैं पहलगाम क्या है? तो पहलगाम एक ऐसी जगह है जिसे हम विलेज ऑफ द बुल कहते हैं। वाई विलेज ऑफ द बुल? तो आपको पता है कि जो अमरनाथ जगह है ना उसके ऊपर है। कहते हैं कि जब शंकर भगवान जा रहे थे ना अपने नंदी के साथ, तो यहीं पर रुके हुए थे अपने बुल के साथ। बुल मतलब नंदी से, तो इस कारण से हम लोग इसे विलेज ऑफ द बुल भी कहते हैं। फिर ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। किसके रास्ते में आता है? यहाँ पर अमरनाथ वे के बीच में आता है। तो वे एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर टूरिज्म बहुत आएगा। रीजन क्या है? अमरनाथ आपको पता है एक हॉली प्लेस बन जाता है, किसके लिए? हिंदुज्म के लिए बन जाता है। तो ये वाली बात है। नाउ आता हूं अगले क्वेश्चन में कि किसने अटैक किया, हु डू दिस, किसने ऐसा किया। 3 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा। आंसर तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ ठीक है ना। तो पहला कहूंगा कि क्या यहाँ पर इंडियन इन्वॉल्व थे? ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। जो हमारे ब्लेम गेम होते हैं कि यहाँ पर ये था कम्युनिटी टारगेट होते हैं, वो सब फालतू वाली बातें हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम इन्वॉल्व था? बिल्कुल नहीं। एक बात देखो, कश्मीरी मुस्लिम क्यों इन्वॉल्व होगा यार? आप देखो कि यहाँ पर टूरिज्म कितना बड़ा है। जब से 370 रिवोक हुआ है ना, तो यहाँ पर टूरिज्म इस बार कितना, 2 करोड़ के आसपास की टूरिज्म यहाँ पर देखने को मिल सकती थी, ठीक ना। 2 करोड़ के आसपास टूरिज्म, और ये लगातार बढ़ रहा था हर साल दिन ब दिन। और गर्मियां पहले आ गई थी इस बार, तो वो एक ऐसी जगह बढ़े थे कि लोग बहुत ज्यादा वहां पर जाना प्रेफर कर रहे थे। और इन्होंने टूरिज्म को क्यों अटैक किया? जस्ट बिकॉज ऑफ द कि वहां पर कश्मीरी जो थे वो हेल्प करने को तैयार नहीं थे। किसका? यहाँ पर टेररिस्ट का। जिस कारण से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस वाले रीजन को टारगेट किया। नाउ आना यहाँ पर, क्या पाकिस्तान मुस्लिम इन्वॉल्व थे? तो देखो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले बात, मुस्लिम वर्ड गलत होगा यहाँ पर। क्या पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे? तो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, हाँ ये कहने को आ सकता है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। लेकिन पाकिस्तानी भी क्यों इन्वॉल्व होगा? पाकिस्तान का अगर कोई पर्सन भारत में आ चुका है और मुस्लिम है तो वो भी इन्वॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हो, कोई भी इंडिया में हो वो इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी? मैं इसके फेवर में रहूंगा कि हाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। और आप कहोगे सर पाकिस्तान गवर्नमेंट साथ क्या पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व थी? हाँ ये दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब सर इतनी श्योरिटी से आप कैसे कर सकते हो? मैंने बात देखो, सुनो, सिनेरियो को समझोगे तो आपको भी थोड़ा आंखें खुलेंगी, सर हो क्या रहा है। आपको सर कैसे? तो मैंने कहा कि जरा देखो, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इमरान खान के सपोर्टर गवर्नमेंट को गिराने के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था इस्लामाबाद को घेरा गया था, और घेरने वाले कौन थे? यहाँ पर इमरान खान के सपोर्टर। और आपको पता है जो इलेक्शन हुआ था 2024 का, इमरान खान जीते थे जो जेल में। तो वहां के लोग खुद चाहते हैं कि इस समय शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गिरे। और गिरने के बाद तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस जो नजर आ रही है वो वाली, कि वो गिराया जाए। तो अब जब ऐसा इंसिडेंट होता है ना, तो वहां की गवर्नमेंट दूसरी चीजों में उलझाने की कोशिश करती है, नेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश करती है। और उसी नेशनलिज्म का एक मेन शिकार था यहाँ पर ये। तो मतलब पहला, यहाँ की गवर्नमेंट इनसिक्योर है। दूसरा, यहां पर देखो तो अभी कुछ दिन पहले यहां पर ट्रेन इंसिडेंट हुआ था। ट्रेन इंसिडेंट में सब लोग तो पीछे पड़ जाएंगे। हम भी अगर गवर्नमेंट इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ, हम गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए, सेम वहां पे नहीं पीछे पड़ेंगे, पीछे पड़े होंगे कि भाई अपने अंदर ही। अब तो वहां पर कोई नहीं है ना। तो जब वहां पे ट्रेन हाईजैक हो गई, ट्रेन हाईजैक हो तो लोगों से जवाब मांग रहा है, जवाब मांग रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं लो एक नया झुंझुना और जाओ। देखो पहलवान, तो मतलब अब हम ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, ऐसा कर देंगे, भारत को हरा देंगे, बर्बाद कर देंगे, वो वाली पॉलिटिक्स वहां पर स्टार्ट हुई होगी। तो मैं इन दोनों से थोड़ा सा डिसएग्री कर जाता हूँ, इन दोनों से। और एग्री किससे करेंगे हम? आप भी एग्री करोगे कि हाँ इन दोनों। तो दूसरा, गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी, और दूसरी बात वहां पर होने वाले लगातार अटैक, और जिससे क्या किया था, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए किसको, वहां पे रहने वाले लोग को। आर्मी इस बात में इन्वॉल्व होगी। क्यों? आर्मी में सबसे खतरनाक आदमी मुनीर, ठीक ना, आसिम मुनीर क्या है यहाँ पर? इसी का तो जनरल है, मतलब कहाँ का आर्मी जनरल है। और यही इमरान खान के समय भी आईएसआई का मेंबर हुआ करता था, और उसने चीट किया इमरान खान को, इसमें शामिल हुआ, सारी बातें बताई, खत्म। आज इमरान खान जेल में, इनको आज सबसे बड़ी पोस्ट मिल गई आर्मी की हेड की। तो ऐसा तो वहां पर चल रहा है। और मुनीर तो चाहेगा कि इमरान खान जेल में रहे, और वही चाहेगा कि यहाँ पर ऐसा वायलेंस होंगे। तो इसकी कुर्सी जिंदा है।
जिस दिन इमरान खान आया तो सबसे पहले तो यही बर्बाद होगा ना, मुनीर साहब। तो मतलब वहां पे इसकी इन ये पॉलिटिकल क्राइसिस ही तो सबसे बड़ी दिक्कत कर रही है ना। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। चलो ठीक है, मैं ये तो हमारी एनालिसिस वाला पार्ट था। आओ देखते हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपको कोई सर फिर आर्मी तो आई नहीं, मारा किसने। हाँ, ये अदर क्वेश्चन है कि ये लोग आए नहीं। हाँ, इनका मकसद हो सकता है, लेकिन ये मार नहीं सकते, क्योंकि मार नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी थोड़ा इंडिया के अंदर आ जाएगी, राइट ना। तो ऐसे कहा जाए कि यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया, सहारा बनाया किसका, यहाँ पे टीआरएफ का। द रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को कहते हैं, इसका सहारा बनाया। अब कहते हैं कि जो टीआरएफ होता है ये क्या है, तो टीआरएफ 2019 में बनाया गया था, एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया गया था। और ऑनलाइन ग्रुप बनाने के बाद इसको कौन फंडिंग करता है, लश्कर ग्रुप फंडिंग करता है। आपको सर लश्कर ग्रुप फंडिंग करता है, तो दो ही बड़े ग्रुप हैं, लश्कर और एक है जैसे मोहम्मद। दो ही बड़े टेररिस्ट आउटफिट है। तो यहाँ पर लश्कर ग्रुप ने, मैं लश्कर ग्रुप के के बारे में थोड़ी देर में बता देता हूँ, लेकिन लश्कर ग्रुप ने फंड किया था। अब एक बात देखो, इनके अंदर ही काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन जो टीआरएफ कहते हैं, क्योंकि टीआरएफ देखो ये इंडिया में वर्क करता है, इनका कहना है इंडिया में। अब नाम ऐसा रखा गया है कि पाकिस्तान लिंक ना हो सके, पाकिस्तान जुड़ ना सके। अगर पाकिस्तान का नाम जुड़ा, ये तो पता है लश्कर पाकिस्तान से कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। अगर लश्कर तैयबा कुछ करता है तो पाकिस्तान के सर पे बात आएगी, और पाकिस्तान को यहाँ पर एफएटीएफ की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एफएटीएफ लिस्ट आपको पता होगा कि यहाँ पर 10 साल में 3 बार पाकिस्तान आ चुका है, और इस समय एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 21 कंट्री है, और 3 क्या है यहाँ पर ब्लैक लिस्ट कंट्री है। तो अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, सहारा लिया लश्कर ग्रुप का। लश्कर ग्रुप में फंडिंग किसी टीआरएफ को। टीआरएफ के लोग की पहचान क्या है कि मोस्टली क्या करते थे, अपने कैमरे को, जो कैमरा होता है अपने हेड पे कैमरा यूज करते। तो इस कारण से लश्कर तैयबा का हाथ नजर आया। और इसके में क्या हुआ, फिल्टर कहां से करते हैं, एलओसी से फिल्टर करके आते हैं। ऑनलाइन ग्रुप है और यहां से फिल्टर करके आते हैं। अब याद रखना, इन्होंने कुछ दिन पहले कश्मीर में जो बस अटैक हुआ था, शायद आपको याद हो, 1 साल 1.5 साल 1 साल पहले, जिस दिन अपने मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेने वाले थे, उसके एक दिन पहले की बात है, इन्होंने ऐसा अटैक भी किया था कि एक बस पे अटैक किया था। शायद कुछ ये वाली बातें आपको याद हो। तो इस कारण से ये डायरेक्ट नहीं फंडिंग करके इनडायरेक्ट करवा रहे टीआरएफ। और इनसे पूछो कौन है टीआरएफ, पाकिस्तान का था, मैं नहीं जानता। तो पाकिस्तान कहता है ये वो लोग हैं जो कश्मीर की इंडिपेंडेंस चाहते हैं। जबकि इनडायरेक्टली फंडिंग कौन कर रहा है यहाँ पर, बात से लश्कर है, लश्कर की फंडिंग कौन कर रहा है यहाँ पर, पाकिस्तान। तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहूँ तो पाकिस्तान भी फंडिंग कर रहा है, वही तो हो रहा है ना। तो बस यही वाली तैयार है। अब एक बात देखो, सेम यहाँ पे जो जैसे मोहम्मद है, जैसे मोहम्मद ने भी इंडिया में ऑपरेट करने वाला ग्रुप बनाया जिसे कश्मीर टाइगर बोलते हैं, जिसका फॉर्मेशन 2020 को होता। तो जैसे मोहम्मद और जैसे मोहम्मद को हेड करता है मसूद अजहर। तो कुछ ऐसे करके यहाँ पर देखा। अब आते हैं इन दोनों के बारे में, कुछ बातों को जान लेते हैं इन बात। और हाँ, आप लोग खुद से पढ़ लेना कि इंडिया की भी कुछ फॉल्ट थी, कि हमारे यहाँ आर्मी की कमी थी। और आर्मी की कमी को आपको पता है कि अग्निवीर वाला जो पार्ट आया था ना, अग्निवीर, जिससे हम लोग टेम्परेरी बेस पर आर्मी को एक्वायर कर रहे थे फॉर द 4 ईयर। तो उसको भी एक बार यहाँ पर आप लोग रीड कर लेना। तो मैंने क्या, ये आप लोग रीड कर लेना। तो यहाँ पर ये अपनी फॉल्ट थी, और यहाँ पे इन दोनों के बारे में मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं। टीआरएफ की जिम्मेदारी, इसने भी बस 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है। आओ इनके बारे में देखते हैं। पहला यहाँ पर लश्कर ए तैयबा, LET के नाम से जानते हैं। तो लश्कर ए तैयबा याद रखना है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, यहाँ पर 1987 को फॉर्मेशन हुआ था। ठीक ना, 1987 का फॉर्मेशन हुआ था। हाफिज सईद, जो हाफिज सईद क्या है इसके यहाँ पर, हाफिज सईद क्या है इसके फाउंडर है, याद है ना, फाउंडर थे। अब यहाँ पे फाउंडर कहाँ से, अफगानिस्तान फंडेड एक ग्रुप है। एक बात देखो, मैं आप एक को मजे की बात देखो, पाकिस्तान, देखो जरा देखना, मैं एक चीज आपको बहुत अच्छी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या देखा कि ये कौन फंडिंग कर रहा है। यहाँ पे फाउंडेड इन अफगानिस्तान, और कहाँ पे, लाहौर में इनका हेडक्वार्टर बना है। मैंने सर्च किया गूगल में, गूगल सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। अगर वो छुपाना चाहता तो बड़े आसानी से छुपा सकता था। तो मैंने गूगल में पूरा सही डर नहीं आता, मैंने एआई में डाला। हाँ, जैसे मैंने एआई में डाला, तो एआई शायद जो भी मैनिपुलेट हो ना हो, या हो ना पाई हो, तो वहां से क्या हुआ कि ये मैंने एआई कर लिया है, साफ करा है कि लाहौर पाकिस्तान, नियर लाहौर पाकिस्तान। गूगल डालो तो गूगल इन्फ्लुएंस है, गूगल इन्फ्लुएंस है। गूगल में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। गूगल में तो यहाँ दिखाएगा साइट में चला जाओ, ये साइड, कुछ साइट ये कहते हैं ये साइट है, गोल गोल गोलियां देगा। लेकिन यहाँ पर देखो साफ करा एआई कर रखा है। तो मतलब समझ रहे हो ना कि अब कुछ दिन बाद देखो तो गायब हो जाएगा। तो ये वाली पार्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव कश्मीर में, खुद कहता है एआई कहता है कि कश्मीर में क्या कर रहा है, स्टैब्लिश करना। तो मतलब एक बात समझ रहे हो कि ओपन चीजें हैं, ये मैं नहीं बता रहा, ये तो भाई एआई बता रही है।
वरना ऐसे मैं गूगल से पहले देख रहा था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये क्या है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें यहाँ वहां घुमा रहा था, कभी इस साइड से कभी उस साइड से, फिर मैंने उसमें डाला। और क्योंकि पाकिस्तान में आप देखो, पाकिस्तान के हाई स्पीक कौन से वो आता है, K2 आता है। K2 क्यों आता है, जबकि K2 तो अपना पार्ट है, पीओके का पार्ट है, तो इन्फ्लुएंस होता है, तो वो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। तो ऐसे करके आर्म्ड विंग है। आर्म्ड विंग के बाद इसमें की अटैक कौन कौन से, इसको देख लेना। 2000 में रेड फोर्ट में अटैक किया था, 2001 में पार्लियामेंट अटैक किया था इसने, लश्कर ए तैयबा। 2008 में इसमें 26/11 किया था। सबसे बड़े अटैक यही है भारत। ठीक ना। इस समय लीडर कौन है इसका, हाफिज सईद इसका करंट लीडर है, ये याद कर लेना कि हाफिज सईद इसको ऑपरेट कर रहा है। तो प्लीज लश्कर ए तैयबा देखो कितनी मतलब, ये वाली बात है कि मतलब गूगल भी मैनिपुलेट है और ये भी चीजें ऐसे ही हो रही है ना। तो मैं आता हूँ इसके बाद नेक्स्ट में, कि इसको भी देखो, फिर से मैंने वही किया कि मैंने इसको जैसे मोहम्मद को देखा, तो जैसे मोहम्मद फिर से गूगल में इधर उधर, फिर से एआई का इस्तेमाल किया, 2-3 एआई का इस्तेमाल किया। तो तब पता चला कि फाउंड इन 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अमाना मौलाना मसूद अजहर, यही जो अभी कुछ दिन पहले शादी में पाकिस्तान में देखा गया था, ये वही पर्सन है। मौलाना मसूद अजहर अभी शादी में देखा गया था, और पता है पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि मर गया है। पाकिस्तान ने अनाउंस कर रहा था, हाँ, फिर अभी उसने एक शादी में स्पीच देता हुआ पाया गया। तो ये मसूद अजहर हेडक्वार्टर खुद देखो आप लोग, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और पाकिस्तान कहता है कि हम फंडिंग नहीं करते। और पता है यहाँ पे एक बात और लिखी थी जो मैंने लिखी नहीं, कि इन्होंने क्या किया था, कुछ दिन के लिए पाकिस्तान के बाहर अफगानिस्तान में इसका घर बनवा दिया था, कि तुम अब वहां पर रह लो ताकि हम एफएटीएफ की लिस्ट में ना आए। तो मतलब कुछ भी तो बस वही तो चीज चीज चल रही है यहाँ पे। और दिन यहाँ पे मसूद अजहर ने बनाया था मेजर अटैक, देख रहे थे पार्लियामेंट अटैक में इसका कोलैबोरेट किया था किसके साथ, एलटीटी, मतलब दोनों ने मिलकर किया था। यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप में अटैक किया गया था, आपको आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि आग लगा दी। पठानकोट एयरबोस बेस में अटैक किया गया था। पुलवामा जो वाला कांड था, सबको याद होगा, पुलवामा किसे नहीं याद होगा, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, वो किया गया था। तो ये वाली ये से क्या है कुछ यहाँ पर करंट स्टेटस क्या है, इसको मसूद अजहर ही क्या कर रहा है यहाँ पे। तो दो ही टेररिस्ट आए, एक मसूद अजहर आया हमारे नजर में, और एक कौन सा आया यहाँ पर, हाफिज सईद। तो दो ही बड़े टेररिस्ट है जो इस समय दुनिया में कोऑपरेट कर, दुनिया नहीं, इंडिया के लिए सरदर्द बने हुए। अब पाकिस्तानी को कहता है कि अब मर गया, कुछ नहीं मरते, सब फालतू वाली बात है। चलो देख लेते इंडस वाटर ट्रीटी, 2 लाइन में देख लेते कि इंडिया ने क्या एक्शन लिया इसके अगेंस्ट। तो इंडिया ने कई बार से देख चुके हो कि इन्होंने इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी में कितने रिवर आते हैं, 6 रिवर आते हैं। और कब साइन किया था, 1960 में साइन किया गया था। आप इसमें 6 रिवर में शुरू के ऊपर की 3 रिवर कौन, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ऊपर की 3 रिवर पाकिस्तान को दे दी गई है, और नीचे की 3 रिवर किसको दे दी गई, इंडिया को। और देने का मतलब क्या है, पाकिस्तान इसके 80% वाटर का इस्तेमाल करेगा, और इंडिया इसके 80% वाटर का इस्तेमाल करेगा। 20% कौन करेगा, इंडिया ऊपर वाले के 20% वाटर का इस्तेमाल करेगा, और यहाँ पर इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान 20% वाटर का इस्तेमाल करेगा। यही तो था इंडस वाटर ट्रीटी, और क्या। मीडिएटरशिप करने वाला कौन था यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटरशिप करने वाला था। हाँ ठीक है, वो रिवर खूब चल रही होगी, हम पानी नहीं रोक पाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा पानी नहीं रोक पाएंगे, हमें पता है कितनी कैपेसिटी, लेकिन पानी बढ़ा पाएंगे, पानी रोक नहीं पाएंगे पूरा। हम जानते हैं पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान को सभी बीच में मीम्स आ रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि लो हमारे पास तो ये पानी है, हमारे पास ये पानी है, हमारे यहाँ पानी भरा हुआ है यहाँ पे। तो आपको बता कि हम पानी नहीं रोक पाएंगे, हम बोल रहे हैं, लेकिन हम पानी बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। देख रहे हो एक्स्ट्रा फ्लो चल रहा है इस समय, और जिस दिन, और उसकी इन्फॉर्मेशन हम शेयर भी नहीं करते, पता है। आप उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना बंद कर दिए, जब हम पानी बढ़ेगा घटेगा हम नहीं बताएंगे तुम्हें कि कितना पानी बढ़ेगा कितना घटेगा। और आपको पता है पिछली बार फ्लड आई थी इंडस रिवर में, डूब गया था 1/3 ऑफ द पाकिस्तान, पूरा डूब गया था। और आपको पता है कि पूरा एग्रीकल्चर कितना चलता है इसका, 90% एग्रीकल्चर पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, और 40% पाकिस्तान की, 40% पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट इसी से बेस्ड है। तो जिस दिन इंडस वाटर बहुत बड़ा वेपन है, बट हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन हो तो और मजा आएगा इसमें। मजे का मतलब ठीक है, ठीक है, मजे का मतलब पाकिस्तान ठीक है। तो ये इंडस वाटर 6 रिवर थी, चनाब जन्म ये वाले, हाँ 2 उनके नाम जरूर रखना, याद रखना कि कहाँ पे कंट्रोवर्सी चलती है बहुत बड़ा। तो यहाँ पर, यहाँ पे जो ये जम्मू एंड कश्मीर में कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट है, इसमें दिक्कत रहती है। झेलम रिवर पर, झेलम रिवर पर कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, उसमें पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करता है कि ज्यादा बड़ा बना दिया डैम, ये कर दिया वो कर दिया। डैम तो इसीलिए बनाया है ना कि इसे वाटर बम कहता है, पाकिस्तान की वाटर बम है। जिस दिन वो पूरा ओपन कर दिया गया तो जाके पूरा पाकिस्तान अरबियन सी में जाके गिर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं ये वाले पूरे डैम। तो प्लीज इसका कृष्ण गंगा का नाम याद रखना, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर वाला। और दूसरा यहाँ पर नहीं लिखा, बगलियार लिखा होता ना, बगलियार डैम का, जो कि चेनाब रिवर पे है।
चेनाब रिवर पर है, उन इन दोनों डैम पर ही तो पाकिस्तान आपत्ति दायर करता है और कहता है कि इनकी हाइट ज्यादा बढ़ा दी गई है। इंडिया ने बढ़ा दी है हाइट, हम लोगों ने हाइट हमारे हमने बढ़ा दी, और जिस दिन हम लोग ओपन कर देंगे तो उस दिन आप लोग देख लेना इनकी हाइट का नतीजा। तो वो ऐसा चल रहा है। और एक बात देखो कि ये पाकिस्तान को समझ तो आ रहे, लेकिन अभी समझ नहीं रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान समझ तो आ रहा है कि अगर ये एसिडिटी हमेशा महंगी पड़ती है ऐसे। और पाकिस्तान ने क्या किया हम लोगों के सामने कि कहा कि हम लोग शिमला एग्रीमेंट हम लोग ब्रेक कर देंगे। कहते ढंग से ब्रेक करो, करना है तो आप उसे ढंग से का मतलब क्या है सुनो। शिमला एग्रीमेंट अगर ब्रेक किया गया ना, तो हुआ क्या था शिमला एग्रीमेंट में, आपको पता है कि 1971 वाला जो वॉर हुआ था, पाकिस्तान दो पार्ट में टूटा था, एक बांग्लादेश में टूटा था और कहां पे टूटा था, एक पाकिस्तान में टूटा था। हम लोगों ने क्या किया था, पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर को बंदी बना लिया था, अपने जेल में डाल दिया था। फिर बाद में जाके हाथ जोड़ा कि ठीक है एग्रीमेंट कर लेते हैं, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, माफी वाला। तब जाके हम लोगों ने 93,000 को छोड़ा था, वरना उस समय कहते थे कि ब्रेक कर रहे हैं फिर से हम जेल में डाल देंगे। कह दो अभी पाकिस्तान में अगर पूरा ही आप लोग को ब्रेक करना है तो 93,000 सोल्जर को हमने छोड़ा था शिमला एग्रीमेंट के बाद। और पाकिस्तान ने पता कैसे यू वो होता है ना पोलाइटनेस दिखाना, ठीक है आज के बाद रिश्ते अच्छे रखेंगे, ठीक है आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलओसी को मेंटेन रखेंगे। तो याद रखना एलओसी की जो मेन मेंटेनेंस हुई थी, एलओसी का कंप्लीट फॉर्मेशन, एलओसी का कंप्लीट 1971 का। और हम लोग उन्होंने कहा कि कभी भी हम लोग वेपन्स नहीं यूज करेंगे, हम लोग टॉक करके चीजों को सुलझाएंगे। तो आज के बाद एलओसी भी खत्म हो गई, पता है। अगर खत्म हो आज 1971 का एग्रीमेंट अगर आज खत्म होता है ना, तो एलओसी खत्म है। और एलओसी खत्म है तो हम पीओके में एंटर कर सकते हैं, पता है ना आपको। तो कह दो कि ऐसा ना हो कि वी एंटर्ड इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एंटर कर जाए। क्यों कि यहाँ पर एलओसी तो आपने खत्म कर दी, आप ही करो कि 1971 का जो शिमला एग्रीमेंट उसे हम खत्म कर देते हैं। हमारा क्या जाएगा भाई, ये समझ में नहीं आया। अच्छा वो कहना चाहते हैं कि अब जो हमने कहा था, प्रॉमिस किया था कि पीस के साथ हम काम करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम वायलेंट रहेंगे। तुम वायलेंट हो जाओगे तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हमारे अंदर कुछ ऐसा होगा कि हम लोगों ने खा नहीं खाया तुम लोगों से ज्यादा, ठीक है ना। तो ऐसा है यहाँ पर। तो प्लीज यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पर एलओसी, यहाँ पे ये, तो ये वाली पार्ट शिमला एग्रीमेंट है बांग्लादेश के 93,000। और एलओसी की जो बात थी, पीस टॉक की थी कि हम लोग शांति के साथ रखेंगे, और उन्होंने कहा था कि जो बॉर्डर बना दी गई उसके आगे हम नहीं जाएंगे, उसके पीछे तुम नहीं आना। तो वो वाला टॉक किया गया था, ये था यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे करके शिमला द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल वाटर एग्रीमेंट था, बिल्कुल नो डाउट ये बात। लेकिन अब देखो तो टूट गया, टूट जाएगा, टूटेगा, टूट गया, ठीक है ना। तो बस इतनी बात हो याद है, दो डैम के नाम जरूर याद रखना, आता है एग्जाम में। मैं आता हूं यहाँ पर इसरो शॉर्ट। अच्छा इसरो ने क्या किया है, अपना नया सेकंड शॉर्ट हॉट टेस्ट किया है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का। सेमी क्रायोजेनिक इंजन को बनाया गया है। पहली बात एक बात देखो कि इंजन कौन कौन सा होता है समझना। यहाँ पे निसार की बात की गई। इंजन आपको पता है भारत का पहला एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया था 1979 में, जो कि अनसक्सेसफुल था। 1980 में सक्सेसफुली सेंड किया गया था। और इसमें 4 स्टेज इंजन लगा हुआ था, 4 स्टेज इंजन लगा हुआ था। और वेट कैरिंग कैपेसिटी 40 केजी की हुआ करती थी। आज ये वर्किंग नहीं है। उसके बाद आपको पता है एएसएल भी बनाया गया, जो आज वर्किंग नहीं है। उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएल भी बनाया गया, जो कि 1994 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। आज दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल फ्लाइट देता है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च। इसी से हम लोग कहां पर पहुंचे थे, मून पे पहुंचे थे। आपको पता है पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से। 11 का मतलब क्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 11th टाइम गई थी, तो 11 लिखा है। सी मतलब कॉमर्शियल पर्पज से भेजा गया था। और पीएसएलवी तो नाम ही है पोलर सैटेलाइट। कब 2008 में। और आपको पता है कि हम लोगों ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी C25 2013 में सेंड किया गया था, मार्स में भेजा गया था। तो ये दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है 1994 में। इस इंजन में यहाँ पर 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। और 4 स्टेज, इसे कभी कभी हम लोग ने विकास इंजन का भी नाम देते हैं। उसके बाद हमने बनाया जीएसएलवी, और जीएसएलवी में हमने बनाया था यहाँ पर क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक इंजन बनाया था, सीजी इंजन। और इसको जीएसएलवी को 2001 में बनाया गया था। और अब हम लोग क्या बना रहे हैं, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने बनाया था एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 2022 में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो इतने हमारे क्या है यहाँ पर लॉन्च व्हीकल बने हुए हैं। जो एसएसएलवी है, ये सबसे अच्छी बात है, 0 से 500 केजी तक ले जा सकती है
वेट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इसकी 4000 केजी वेट कैरिंग कैपेसिटी आती है, इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी अप्रॉक्स 2000 केजी आती है। तो SSLV जो है वो 7 डेज में बनकर तैयार हो सकती है, और इनको बनने में 6 महीने का समय लगता है, ये तो वर्किंग ही नहीं है। तो इस कारण से हम लोग जल्दी लॉन्च करने के लिए हमने इन सबका फॉर्मेशन किया है। और नाउ हमारा अगला इंजन कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन। याद रखना, यहाँ पे निसार मिशन इंपॉर्टेंट मार्क करना। निसार मिशन किसका ज्वाइंट वेंचर है, तो निसार ज्वाइंट वेंचर है इसरो और नासा का। इसरो और नासा का, याद रखना। सैटेलाइट कौन बनाएगा, यहाँ पर नासा ने क्या बनाई, यहाँ पर सैटेलाइट बनाई है, सैटेलाइट बनाई है। और इसरो क्या बनाएगा, इसका लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल तय कर दिया गया है। कौन सा लॉन्च व्हीकल, GSLV-F16। ये लॉन्च व्हीकल से भेजा जाएगा, जून मंथ में भेजा जाने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, कई साल से पेंडिंग चलता हुआ मिशन। तो आप प्लीज इसमें नजर बना के रखना, जब ये भेजा जाएगा ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद कर लेना बस, है ना। तो निसार मिशन 2 कंट्री का ज्वाइंट वेंचर है। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं इसको आगे बढ़ता हूँ इससे। नाउ 2 क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कितने लोग दे। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च्ड इनटू द स्पेस। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन, 2 तरीके का होगा। इसमें से एक सैटेलाइट ऐसी है जो इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की है, बट सेंड की गई थी यूएसआर से। एक सैटेलाइट ऐसी नाम लिखी जो बनाई इंडिया ने थी, लॉन्च भी की गई थी, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1980, और ये 1975। मैंने कंफ्यूज कर लिया है, अपना काम मैंने बराबर किया है ईमानदारी से। अब आप लोग इसका आंसर देना। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च इन टू द स्पेस। तो आप देख लेना कौन सा सही, दोनों लिखे हुए मैंने यहाँ पर, ठीक, दोनों नाम यहाँ पे लिखे। फिर ना, विच वॉज द नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सा लॉन्च व्हीकल, मैंने जस्ट बताया SLV। अगर 3 होता तो और अच्छा जाता है, लेकिन SLV सही है यहाँ पर। SLV-3 इंडिया का फर्स्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर लॉन्च व्हीकल बनकर बन जाएगा। तो SLV-3 आपको याद रखना है। नाउ मैं आगे बढ़ जाता हूं अगली न्यूज पे। दलाई लामा के 90 बर्थडे आने वाला है, तो देखते हैं क्या इवेंट होते हैं। वो तो ठीक है, तो उनको सेलिब्रेट के। दलाई लामा पहले कहाँ के रहने वाले हैं, देखो ये भारत है, इसके इस वाली जो तिब्बत है, तिब्बत, और उसके ऊपर वाला पूरा पार्ट के वाला चाइना है। तो हुआ क्या था कि यहाँ पर चाइना ने अटैक किया, तो तिब्बत में आपको पता है बुद्धिज्म पॉपुलेशन बहुत थी। तो बुद्धिज्म पॉपुलेशन के जो हेड थे, उन्हें दलाई लामा कहा गया। और वो दलाई जो वो जो दलाई लामा थे, वो दलाई लामा यहाँ से भागकर कहाँ पर आ गए, इंडिया आ गए 1959 पर। तो वो दलाई लामा है। और आपको पता है कि इसी कारण से इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा टेंशन चलती है। वो चाहते हैं कि दलाई लामा को सौंप दिया जाए, किसको सौंप दिया जाए, इनको। और इंडिया ने सौंपा नहीं। वो इस समय कहाँ से, धर्मशाला में रहते हैं। और कहते हैं कि एक दिन ऐसा धर्मशाला में रहते हैं, और उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग कंप्लीटली फिर से इसको जीत लेंगे, और यहाँ पर खाली करना पड़ेगा चाइना को। तो मतलब ये दुश्मनी हो गई। तो वही जो डिस्प्यूट हुआ, कौन सा, जमीन का डिस्प्यूट हुआ, वही डिस्प्यूट इसके साथ भी नजर आ रहा है। तो यही तो बात हुई ना यहाँ पर, कि ये जमीन का डिस्प्यूट आ रहा है। तो ये बना हमारा दलाई लामा का पूरा वो कौन से नंबर दलाई लामा याद, 14th दलाई लामा है। तो आओ 2-4 फैक्ट हम लोग दलाई लामा के बारे में जान। क्या नोबेल प्राइज मिला है, क्या रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला है, तो आओ देख लेते हैं करके। पहली बात, जो दलाई लामा है, इनका रोल क्या है, वो स्पिरिचुअल पोस्ट है, बुद्धिज्म की स्पिरिचुअल पोस्ट है, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर कि इनका जन्म कब हुआ था, 1935 में हुआ था जन्म, यहाँ पर तिब्बत में इनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद जब ये 2 साल के थे, तब इन्हें दलाई लामा अनाउंस किया गया था। 2 साल के बाद 1959 में ये स्केप करके इंडिया गए थे, और इंडिया में कहाँ पर, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में ये अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। और यहीं से गवर्नमेंट चल रही है यहाँ की, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट, इनको पीस प्राइज मिला था 1989 में, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। प्लीज कमेंट करना कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था। रमन मैग्सेसे जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, वो कब मिला था दलाई लामा को, ऐसा। और आपको पता है कि हम लोग इनको किस तरह से यूज करते हैं, काउंटर करने के लिए। जैसे चाइना हम पे अग्रेशन दिखा रहा है, तो हमने कह दिया कि इस बार अनाउंस करते हैं, हम इन्हें भारत रत्न अवार्ड देंगे। जैसे भारत रत्न देंगे, तो तकलीफ किसको होगी यहाँ पर, चाइना को। और हम बोलेंगे जो तिब्बत के हेड है, तिब्बत का हेड तो अपने आप को वहां पर सी जिनपिंग साहब मानते हैं। तो हम लोग जैसे में कहेंगे, थोड़ा सा वो जो मिर्च लगती है ना, वो मिर्च लगेगी। बस वो वाली बात यहाँ पर आ जाएगी, और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे करके हम आगे बढ़ जाएंगे। नाउ आना जेंडर इक्वलिटी।
हाँ, आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट पूरा समझाता हूँ हुआ क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है कि ट्रांसजेंडर फीमेल का मैं इशू बता रहा हूँ। कुछ लोग कुछ मेल फीमेल में कन्वर्ट हो गए, तो फीमेल किसे माना जाएगा? तो यही यही यूके कोर्ट में यहाँ पर क्या गया कि यही यूके कोर्ट में पिटिशन गई कि फीमेल की डेफिनेशन में कौन आएगा। तो उनका साफ करना है कि ट्रांसजेंडर नॉट ए वुमेन। तो वुमेन नहीं है ट्रांसजेंडर। उनका साफ वुमेन मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में केवल वुमेन कौन होगा यहाँ पर ये होगा, आप ट्रांसजेंडर हो तो वुमेन कैटेगरी में नहीं होगे। आपने अपने आप को क्या किया है, एक एक जेंडर से दूसरे जेंडर में अपने को कन्वर्ट किया तो नहीं आओगे। क्योंकि इनका साफ कहना है कि जो हमारा एक्ट कहता है, और एक्ट क्या कहता है कि यहाँ पे 2004 का, कि वो सारे राइट्स किसको मिलेंगे, उन्हीं को मिलेंगे जो ओरिजिनली क्या थे यहाँ पर फीमेल थी। इस कारण से पहले यहाँ पर डिमांड की थी इन्होंने कि हमें वुमेन का क्या दिया जाए, यहाँ पर दर्जा दिया जाए। तो बस इसी कारण से यहाँ पर डिबेट चल रही थी, बहस चल रही थी। तो बस आप लोग एक बार इसको रीड करोगे तो आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी कि हुआ क्या था। मेरे अकॉर्डिंग तो बस इतना याद करना कि अब यहाँ पर मेल और फीमेल जो है, वो उसमें से फीमेल वही होगी जो ओरिजिनली फीमेल होगी कन्वर्टेड। और ऐसा जिसमें डाउटफुल केस आता है कि किस जेंडर में काउंट किया जाए, उसे जब फीमेल काउंट नहीं किया जाएगा, यही यूपी कोड का कहना है। ठीक है ना? तो एक आसान सा पैसेज, आपके किसका यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन का, उसको देख लेना। नाउ आता हूं यहाँ पर एक अलग से केस में, बवाल में। बवाल क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु हमेशा बवाल रहा है, कुछ अच्छे काम में कुछ बुरे काम में। हम लोग कई बार रवि साहब की, आर एन रवि साहब की कई दिन से हम चर्चाएं कर रहे थे। आपको पता होगा ना, आर एन रवि साहब ने कांड किया है ना। आर एन रवि साहब को जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करने की पावर आपके पास खत्म कर जाती है, 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, उसके कम में आप क्या करोगे, जो बिल को होल्ड करते हो, अब होल्ड करने की पावर आपके पास नहीं होगी। यहीं से प्रेसिडेंट के पास भी बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो प्रेसिडेंट ने भी को कहा कि 3 मंथ से ज्यादा आप होल्ड नहीं कर पाओगे। सही है गलत है? सही है। अब यहीं से थोड़ा सा जगदीप धनखड़ साहब को थोड़ा सा दिक्कत हुई, वो कह रहे हैं कि अब तो सुप्रीम पावर थोड़ी ना है, सुप्रीम पावर तो पार्लियामेंट होती है ना कि सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जब बेसिक रिसर्च का वायलेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर हो जाएगी, और कुछ भी कर लो आप। तो बस यही हुआ यहाँ पर कि उनने ये जजमेंट आया, नाउ अब आना नए जजमेंट है। तो अब तमिलनाडु को ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में चल रही है, या हाई कोर्ट हमारे फेवर में चल रही है, सारे जजमेंट हमारे फेवर में आ रहे हैं। उल्टा पड़ गया यहाँ पर। आते हैं इनमें वी शांति बालाजी के में, वी शांति बालाजी, शांतर बालाजी, ये एक पर्सन है बालाजी। इन्होंने काम किया कैश फॉर जॉब केस इन पे चल रहा था। कैश फॉर जॉब मतलब पैसे लिए और जॉब लगवाई, ये केस इन पे चल रहा था। जब ये केस चल रहा था तो इन पे क्या हुआ कि इंक्वायरी हुई, तो यहाँ पर ईडी आ गया, और ईडी ने इसमें केस फाइल कर दिया। आपको पता है ईडी केस फाइल करता है तो मोस्टली पीएमएल लग जाता है, पीएमएलए लग जाता है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लग जाता है। तो यहीं से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएल लगा, क्योंकि आपने पैसे का हेरा फेरी हुई थी। तो अब यहीं से बात आई इनके सामने, इनने क्या किया, कोर्ट में अप्लाई किया। कोर्ट में इनके अगेंस्ट में 1000 इसमें एविडेंस थे, अगेंस्ट एविडेंस थे। तो हुआ क्या कि इनको बीच में बेल दे दी गई। बेल इसलिए दे दी गई कि ठीक है, बेल तो इनका राइट है। तो बेल राइट होने के बाद बेल दे दी गई। बेल देने के बाद ये जैसे बाहर निकले, फिर से इन्होंने ओथ ले ली, शपथ ले ली एज ए मिनिस्टर। और जैसे ओथ ली तो फिर से इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया कि भाई ये तो अब जो एविडेंस है उनको टेम्पर्ड करने का काम करेंगे। तो कोर्ट का कहना था कि आप इस पिछले सैटरडे की बात, फ्राइडे की बात है, कोर्ट का कहना था कि आप बताओ, रिजाइन करोगे कि बेल लोगे, चॉइस आपके पास है। आपके पास दो में से केवल एक ही चॉइस मिलेगी, आप रिजाइन करोगे कि आप बेल लोगे। बस जैसे दो दो यहाँ पे बात सामने आई कि रिजाइन करोगे कि बेल दोगे, तो इन्होंने क्या चूज किया, इन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, हम बेल लेंगे। और बेल देंगे, इनको बेल मिली, और इन्होंने कल इनने अपनी पोस्ट से यहाँ पर रिसाइन कर दिया। बस यही इंसिडेंट था। तो बेल दे दो मतलब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्टिक हो चुकी थी कि आप, और इनका डिफेंड कर रहे थे कपिल सिब्बल साहब, डिफेंड कर रहे थे। कपिल सिब्बल कहते इनको बाहर निकालने, नहीं भाई, हमें ये नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए, रिजाइन करो, आपके पास इतने बड़े चार्जेस लगे हैं, आप पे बहुत पैसा कमाया है, ईडी बैठी हुई है। तो यही यहाँ पर हुआ है। तो मतलब जो स्टालिन साहब है, ऐसा नहीं कि आपके सपोर्ट में ही पूरी गवर्नमेंट झुकी हुई है, मतलब कोर्ट झुकी हुई है, नहीं, अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो ये सब बातें थी। आपको ये वाला डेथ डेथ ट्रोल इन द इसराइल
मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। डेथ रोल जल आपको पता है कि बढ़ रहा है। मतलब बुरी बात क्या है, इतने लोग मर चुके हैं कहां पर, इजराइल स्ट्राइक्स में, गाजा में। जब मौजूद तो कहां इस समय वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन कहां जिंदा है, कहां गया जिंदा? हमारे इंडिया में यहाँ पर कितने लोग मारे गए अभी, यहाँ पे 20-30 मान लो लोग मारे गए, कहाँ है ये बेचारा वर्ल्ड ह्यूमन? मैं गारंटी करता हूँ भारत एक कुत्ता मार रहा है पाकिस्तान में, आ जाएगा सबसे पहले ओ ह्यूमन, वो ह्यूमन नहीं है बट ये आ जाएंगे। तो कहाँ ये ह्यूमन राइट कमीशन? तो इतने 52,000 लोग मारे गए, कुछ नहीं। क्यों? कि यूएसए सपोर्टर है, और यूएसए सपोर्टर है तो वहां पे ये इसमें उसका डोमिनेट चलता है। तो बस प्रॉब्लम ये है, यूएन सॉरी, ह्यूमन 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 राइट कमीशन, तो वो प्रॉब्लम चल रही कि इतने मारे गए। मैं इसराइल हमास आपको नहीं पढ़ाना चाहता भी, इसराइल हमास, बस आप लोग बस एक काम करना, इसराइल हमास को अगर पढ़ सकते हो तो इसराइल हमास को एक बार पढ़ लेना कि वॉर कैसे हुआ था, बस। लास्ट आर्टिकल आप खुद पढ़ोगे, ये वाली आर्टिकल मैं अभी जस्ट थोड़े पहले पहलगाम वाले में सारी बता चुका हूँ। यहाँ पे है कि मन की बात एंड मोदी जी वाली बातें चल रही हैं यहाँ पर, कि आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो सब बातें यहाँ पर होती रहेंगी। ठीक है ना? तो ये सारे आर्टिकल्स थे, इन आर्टिकल्स को मैंने आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट किया। मैं ओवर करता हूँ, आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा कम टाइम दिया था हम लोगों ने, कोई बात नहीं। हम लोग मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। कल वाले लेक्चर में हम लोग लाइव रहेंगे, 10 बजे लाइव रहेंगे। थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं कल।